दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई परीक्षा 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सुबह 10 बजे क्लास होती है जिसमें आपको 50% कवर करवाए जाते हैं, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स होती है। जैसा कि आपका जो शाम 4 बजे प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें आपको टॉपिक वाइज करवाया जाता है। इसमें अब तक हम 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हमने सौर मंडल से संबंधित 200% कवर किए थे। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, हमने उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित 150% कवर किए। उसके बाद मानव शरीर से संबंधित 120% कवर किए। उसके बाद हमने नया टॉपिक शुरू किया था लोक नृत्य, जो आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उन्हीं को हम आपको शाम 4 बजे वाले क्लास में पहले करवा रहे हैं, ताकि उनसे अगर प्रश्न वापस बने तो बाहर न निकले। तो दोनों क्लासों को आप समय पर अटेंड जरूर करें। साथ ही आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी फ्रेंड्स को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में इसके पास में तीर का एरो दिख रहा है तो उसमें 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, ऊपर ऑल का ऑप्शन होगा तो ऑल में सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से शुरू करेंगे। फर्स्ट प्रश्न आपका शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो भारत का बाघ राज्य किसे कहते हैं? टाइगर ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में अगर कंफ्यूजन है तो आप सभी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? बिल्कुल पुरातत्व संबंधित खुदाई यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और तटीय राज्यों की अगर हम बात करें तो संख्या 9 होने वाली है, और गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे अधिक होने वाली है और आंध्र प्रदेश की यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं, बताइए क्या आंसर आएगा आप सभी का? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्रे को पार करना पड़ता है? अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तीर्थ यात्रियों को तो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करके होकर जाना पड़ेगा? राइट आंसर रहेगा नाथुला दर्रा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम सौर शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आनंदपुर साहिब करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपने तिरंगा देखा होगा, तो यहाँ पर आपको तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाना है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का 3:2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। तो संघ सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होगा? जैसा कि आप सभी को पता है, चैत्र से तो स्टार्ट होता है और बिल्कुल फाल्गुन को क्या हो जाता है? खत्म। तो आप सभी को पता होना चाहिए हिंदी महीने हैं उनका भी। जैसा कि प्रथम जो महीना होता है वो कौन सा होता है? चैत्र होता है। फिर वैशाख, चैत्र के बाद वैशाख आता है, जेठ आता है, आषाढ़ आता है, सावन आता है, भाद्रपद आता है, फिर भाद्रपद के बाद आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरह, यानी लास्ट महीना फाल्गुन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को फ्रेंड्स कहा जाता है साइटोलॉजी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। जीव जंतुओं के वर्गीकरण को या वर्गीकी को या फिर वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है।
तो जीव जंतुओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल लीनियस करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोफिट्स होते हैं, हाइड्रोफिट्स कौन से होते हैं? राइट आंसर रहेगा जलीय पौधे होते हैं, ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर रहेगा प्रतियोगिता की उपस्थिति, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियत लागत को किस नाम से जाना जाता है? नियत लागत को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर रहेगा ऊपरी लागत के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स विज्ञापन देने वाले खर्च को कहा जाता है विक्रय लागत, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट बात करें कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? 65 सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हिरण, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, आपको यहाँ पर मात्र 15 से 20 मिनट में लगभग 50% कोई और क्लास होती है अलग, जो 4 बजे वाली क्लास होती है उसमें लगभग आपको 70 से लेकर 100% करवाए जाते हैं मात्र 15-20 मिनट में। तो आपको पता है कम समय में आप अगर अधिक प्रश्नोत्तरी निकालेंगे तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा, ताकि आप जितने प्रश्न आंखों के सामने से निकलेंगे उतने प्रश्न आपको ज़्यादा यानी याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू इन छोटी छोटी क्लासों को अटेंड करें जिनमें अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में दिखाई देते हैं शेर, बिल्कुल 3 करेक्ट आंसर जाएगा, ए ऑप्शन। वैसे तो 4 हैं लेकिन आपको 3 ही दिखाई देंगे, एक पीछे की ओर होता है। नेक्स्ट बात करें किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है, बी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है। पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच क्या है? बिल्कुल ऋणात्मक करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? बिल्कुल प्यारे साथियों करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का उदारीकरण, निजीकरण यानी विश्व व्यापारीकरण और उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी करेक्ट आंसर रहेगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, रोलेट एक्ट किसके काल में लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट किसके काल में लागू किया गया था? बिल्कुल लॉर्ड चेम्सफोर्ड करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका। यहाँ पर बात करें अगर हम बिल्कुल लॉर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें तो इसी के शासनकाल में एक मोपला विद्रोह हुआ था। लॉर्ड रीडिंग जिसका शासनकाल था 1920-21 और इसी शासनकाल के दौरान मोपला विद्रोह भी हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोपला विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था या फिर कब हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो यहाँ पर सिराज उद दौला के साथ विश्वासघात करने वाला था मीर जाफर, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद दौला को किस युद्ध में हराया था? बिल्कुल प्लासी के युद्ध में हराया था, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं बागौर से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है।
बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? तो बिल्कुल बक्सर का युद्ध करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों सही आंसर रहेगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? बिल्कुल इनमें से किसी में भी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? बिल्कुल कनिष्क के द्वारा आरंभ करवाया गया। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? लॉर्ड डलहौजी हमारा सही आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने बिल्कुल बहुत सी क्लासें अटेंड की होगी, लेकिन हम आपको कम से कम समय में जितने सिलेक्टेड पर्सन होते हैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले करवाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू क्लासों को अटेंड करते रहें। साथ ही जो आपको 10 से 15 मिनट की क्लासें मिलती हैं इनको लगातार अटेंड करें। छोटी छोटी क्लासों को अटेंड करने में आपका ज़्यादा समय भी खराब नहीं होगा और आप इनको बिल्कुल सीरियस होकर लें, क्योंकि जितने भी पर्सन हैं सभी सिलेक्टेड हैं। आप पेपर के लेवल के हिसाब से देख सकते हैं, पेपर आपको बहुत सी बार दिखा रखा है। तो बिल्कुल आप सभी जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें, चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है और साथ में इसके पास में तीर का एरो दिख रहा है तो उसमें बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, ऑल को सिलेक्ट कर लें और जल्दी से जल्दी अपने साथियों को शेयर करें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सके। जो भी आपके भाई बहन जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। तो नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी? अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी? बिल्कुल शाम शास्त्री ने की थी, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का, जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी सभी को पता है अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है जो राजस्थान की जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है और इस चोटी के ऊपर 5 मीटर का एक मंदिर भी बना हुआ है। अगर उसको भी इसमें ऐड करें तो 1727 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा महाजन, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो अर्थशास्त्र में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल जनसंख्या हमारा राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका किसकी बनी होती है? काइटिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मंसूर था एक महान कवि, संगीतकार, चित्रकार, क्या था? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा चित्रकार। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए, मतलब मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो राइट आंसर रहेगा
क्षैतिज 45 डिग्री का कोण, यानी सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि किसी लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। किसी लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका जो गुफा है बिल्कुल एमपी में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो बिल्कुल 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कहाँ पर करवाया गया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर? अजमेर, वहाँ पर करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहा जाता है ट्राइटियम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? तो वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का, डी ऑप्शन। तो ब्रायोफाइटा को ध्यान रखें आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है स्तंभ मूल होती है। स्तंभ मूल होती है बिल्कुल अपस्थानिक जड़ें करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? सेब करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को क्या कहते हैं? साथियों राइट आंसर रहेगा मालाबार तट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? राइट आंसर रहेगा बिल्कुल लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, बी ऑप्शन सही रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने लगभग यानी आपका पेपर में 50% आने वाले हैं जीके जीएस के, तो हमने भी 50 प्रश्नों को कवर किया। आपके पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट आपके करवाया गया। अब आपको शाम 4 बजे क्लास मिलेगी तो उसको भी आप समय पर अटेंड कर ले, क्योंकि उसमें आपको आपके पेपर में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उसी टॉपिक को हम पहले आपको कवर करवाएंगे। तो बिल्कुल आप लगातार जुड़े रहिए, आपके एग्जाम तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो आप भी जुड़े रहिए और लगातार जो 10 बजे 4 बजे क्लास मिलती हैं उनको अटेंड करें। इसके अलावा करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होगा वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। तो दोनों क्लासों को अटेंड करते रहें और क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, और अपने जो भी आपके मित्रगण हैं उनको शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।